आरहान, ये जो आपकी भाभी है ना, मुझे मुन्ना नहीं पकड़ाती, कहती है तुम गिरा दोगी। मेरा बच्चा, रेहाना ने आंसू साफ करते हुए कहा था। आरहान पहले ही दिल जलाए बैठा था और कनखियों से रेहाना की तरफ देखा जिसमें हद दर्जा बचपना था। अभी भी 2 चुटिया बनाए हाथ में अपना रैबिट पकड़े बच्चों की तरह बात कर रही थी। आरहान को वैसे भी अपने वालिद पर गुस्सा था, जिन्होंने 15 साल छोटी लड़की से उसका निकाह पढ़वाकर उसे इम्तिहान में डाल दिया था। वो 30 साल का था और रेहाना उससे 15 साल छोटी थी। बस कद काट की ही बड़ी थी, मगर सोच बच्चों जैसी थी। उसे किसी बात का इल्म नहीं था। आरहान को जितनी मैच्योर लड़कियां अच्छी लगती थीं, उतनी ही रेहाना लाउबाली सी थी। शादी को साल गुजर गया था, लेकिन अव्वल तो रेहाना को देखकर आरहान को कोई फीलिंग्स ही नहीं आती थी। और अगर वो रेहाना के करीब आने की कोशिश भी करता तो वो डर जाती और रोने लग जाती। आरहान और उस्मान दोनों की शादी एक साथ हुई थी और उस्मान की बीवी आयशा एक बेटी की माँ भी बन गई थी। मगर आरहान अभी तक रेहाना की कुर्बत को तरस रहा था और अब वो यकीनन आयशा के बेटे को गोद में लेने की कोशिश कर रही होगी, इसीलिए आयशा ने मना कर दिया होगा, क्योंकि इस झल्ली सी लड़की का क्या भरोसा कि बच्चे को सचमुच गिरा ही ना देती। अब वो आरहान से शिकायत कर रही थी और साथ साथ आंसू बहा रही थी। आरहान ने एक तीखी नजर उस पर डाली, फिर अपने लैपटॉप पर मशरूफ हो गया। वो कहने लगी, आरहान, मुझे अपना मुन्ना चाहिए, मुझे मुन्ना ला कर दो। और रेहाना की अगली फरमाइश सुनकर वो हैरत से आंखें फाड़े उसे देखने लगा। रेहाना, बच्चे दुकानों पर नहीं मिलते, समझी? मुन्ना ला कर दूं तुम्हें? हटो, पीछे काम करने दो। रेहाना ने आरहान का रूखा लहजा सुनकर भी परवाह नहीं की। आरहान, मुझे नहीं पता, मुझे अपना मुन्ना चाहिए तो बस चाहिए, मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। आयशा भाभी भी वहीं से मुन्ना लाई है, मुझे भी लाके दो। आरहान ने लैपटॉप बंद किया। अब उस बेवकूफ लड़की को कैसे समझाता कि हॉस्पिटल में बच्चे बिकते नहीं हैं। कहने लगा, मुन्ना चाहिए तुम्हें? आरहान ने उसके हसीन चेहरे की तरफ वारफ्तगी से देखते हुए पूछा। हाँ चाहिए, बल्कि 2 चाहिए। फिर मैं भी आयशा भाभी को अपना मुन्ना नहीं दूंगी, वो तुनटक कर बोली। आरहान उसकी नासमझी पर मुस्कुराकर रह गया। 2 मुन्ने चाहिए, मेरी बुलबुल को बड़ी लगावा दिखाते हुए उसने कहा था। हाँ दो, उसने 2 उंगलियां दिखाते हुए कहा। पता है, मुन्ना लेने के लिए बहुत कुछ सहना पड़ता है, इतनी आसानी से मुन्ने नहीं मिलते। सह लोगी? आरहन ने धीरे से उसके कान के करीब आकर मखमूर लहजे से पूछा। हाँ, मैं सब कुछ कर लूंगी, बस मुझे मुन्ना चाहिए तो चाहिए। आरहन ने कहा, चीखोगी तो नहीं? वो कहने लगी। मैं क्यों चीखूंगी? रेहाना अभी भी ना पहनती, रोना धोना तो नहीं मचाओगी? वो कहने लगी। नहीं, मैं खुश हो जाऊंगी, मेरे पास अपने मुन्ने होंगे। रेहाना की आंखों में नन्हा मुन्ना सा वजूद था। देखो, दर्द होता है, बस थोड़ा सा दर्द, और फिर पक्का तुम्हें अपना मुन्ना मिल जाएगा। आरहान की बात पर वो खुश हो गई थी। ठीक है, मैं आंखें बंद करके सह लूंगी। जब रेहाना को बच्चे के लिए इतना बेचैन देखा तो आरहान ने दिल ही दिल में शुक्र किया था। कहने लगा, अच्छा आओ मेरे साथ, आज मैं तुम्हें मुन्ना जरूर दूंगा। अपना लैपटॉप वो एक तरफ रख चुका था। उस रात का तो उसे कब से इंतजार था। उसे अलमारी के पास ले गया, उसको एक नई नाइटी निकाल कर दी। कहने लगा कि जाओ इसे पहन कर आओ। फिर उसके हाथ से रैबिट पकड़कर एक तरफ रख दिया। उसने नाइटी देखी तो कहने लगी, क्या इसे पहनने से मुन्ना मिल जाता है? रेहाना ने मासूमियत से पूछा। आरहान उसके बेतुके सवालों से तपा हुआ था। मुन्ना चाहिए। हाँ तो फिर वो करो जो मैं कह रहा हूं। बिना सवाल जवाब के वो वॉशरूम में चली गई। कुछ देर के बाद जब कमरे में आई तो आरहान आंखें झपकना भूल गया था। लग ही नहीं रहा था कि वही बेवकूफ सी लड़की है। वो नाइटी में इस कदर हसीन लग रही थी। आरहान के जज्बात आबोताब से जागे थे, मगर वो नर्वस हो रही थी। गहरे गले को हाथ से पकड़े हुए थी। आरहान उसके पास आया, फिर उसकी दोनों चुटियां खोल दी। उसके लंबे घने बाल देखकर उसका दिल मचला था। अभी भी वो अपना गला हाथ से पकड़े हुए थी। आरहान ने उसका हाथ अपने हाथ से पीछे किया, मगर रेहाना की बदहवासी देखकर कुछ घबरा गया था। फिर इनकार ना कर दे या रोना धोना ना मचा दे, इसीलिए अगले ही लम्हे उसे अपने सीने के साथ लगा चुका था। तड़पते दिल को जैसे करार आ गया था। फिर वो रेहाना में खोने लगा।
बेसाख्ता उसके होठों को अपनी दस्तरस में ले चुका था, मगर रेहाना की तो जान पर बनी थी। पेट में गिर सी पड़ने लगी थी। एकदम वो पीछे हटी आरहान को। फिर से उसकी इस हरकत पे गुस्सा आया था। आरहान, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। आयशा भाभी के भी ऐसे ही हुआ होगा, मुझे भी हॉस्पिटल ले जाओ, मुन्ना आने वाला है। आरहान को गुस्सा आया था। वो उसका बाजू पकड़कर उसे बेड पर धकेल चुका था। सिर्फ किस करने से मुन्ना नहीं आ जाता, समझी? बहुत कुछ सहना पड़ता है। फिर ही तो मासूम सा नन्हा मुन्ना बच्चा हाथ में आता है। बच्चा चाहिए ना? तुम्हें रेहाना की रंगत बूढ़ी थी आरहान, लेकिन वो अपनी शर्ट उतार चुका था। 1 साल से इस लड़की का बचपना बर्दाश्त कर रहा था, मगर आज अपने जज्बात की रौ में बह जाना चाहता था। इससे पहले कि वो उठकर बैठती, आरहान उसके ऊपर लेट चुका था। उसके हाथों की उंगलियों में अपनी उंगलियां पैवस्त कर जैसे ही रेहाना के अंदर समोने लगा, तो रेहाना के दिल खराब चीख निकली थी, मगर उसके होठों को अपनी दस्तरस में लेकर उसकी चीखों का गला घोंट गया था। मगर उसे नहीं पता था कि वो पागल लड़की उसे रेहाना के वालिद के दोस्त की बेटी थी। इकलौती थी और हर दर्जा मासूम और लाउबाली। शुरू से ही रेहाना को बच्चों से बड़ा प्यार था। गली में छोटे बच्चों को खेलता देखती तो उन्हें पकड़ पकड़ कर अपने घर ले आती, उनके साथ खेलने लगती। उसकी वालिदा उस पर चीखती चिल्लाती रहती थी, रेहाना, मैं तुम्हारी इस आदत से बड़ी परेशान हूँ। मोहल्ले के बच्चे अपने घर ले आती हो और उनके वालिदैन हमारा दरवाज़ा पीट पीट कर ये सुनाते हैं कि पता नहीं हमारे बच्चे कहाँ चले जाते हैं। आपकी बेटी बिना बताए हमारे बच्चे को अपने घर ले आती है, चाहती क्या हो तुम? अम्मा, अम्मा मैं बच्चा चाहती हूँ, रेहाना ने बड़ी मासूमियत से कहा था। उसकी माँ की तो हैरत से आंखें फैल गई थीं। कहने लगी, क्या पागल हो गई है? कहने लगी, ये जो नज़मा खाला है ना, वो भी आपके जितनी है, और अभी 4 साल पहले अल्लाह से मुन्ना लेकर आई है हॉस्पिटल जाकर। अम्मा तुम भी जाओ ना हॉस्पिटल, मुझे एक छोटा सा मुन्ना ला दो। उसकी माँ ने उसे गुस्से से देखा। कहने लगी, और तौबा है, मैं तो तुम जैसी औलाद को पागल पागल ही हो गई हूँ। दिमाग खराब तो नहीं है तुम्हारा? अरे यूं हॉस्पिटल जाकर बच्चे नहीं मिलते। रेहाना ने अपना सर खुजाते हुए सोचा। अम्मा ऐसे ही तो मिलते हैं, मैंने पूछा था, नज़मा खाला से कहती है। हॉस्पिटल जाओ, तुम्हें मुन्ना वन मिल जाएगा। अम्मा जाओ ना हॉस्पिटल, मुझे मुन्ना ला दो ना कसम से। अम्मा मैं खुद संभाल लूंगी और फिर मोहल्ले के बच्चों को भी अपने घर नहीं लाऊंगी। रेहाना की वालदा ने उसे गुस्से से देखा था। कहने लगी, ऐसा करती हूँ, तेरी शादी कर देती हूँ, फिर ले आना। अल्लाह से, तूने जितने मुन्ने लेने होंगे तौबा है, मेरी क्या उम्र है। बच्चा पैदा करने की रेहाना पढ़ाई में बहुत कमजोर थी, पर अपनी क्लास में भी बड़ी मुश्किल से ही पास होती थी, इसीलिए आगे उसने आर्ट्स ली थी। साइंस ने बड़ी मुश्किल से मैट्रिक पास किया था, वो भी 15 की उम्र में, और उसके बाद पढ़ाई को खैराबाद कह दिया था। उसके कमरे में बहुत सारे खिलौने थे, रैबिट बियर डॉल। उसके वालिद फैसल साहब दुबई में काम करते थे। जब भी दुबई से वापस आते तो उसके लिए ढेर सारे खिलौने लेकर आते थे, लेकिन रेहाना को बस बच्चे बहुत अच्छे लगते थे। वो अपने खिलौने तक मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों को दे देती थी। मोहल्ले में किसी के घर भी बच्चा पैदा होता तो वो भागी दौड़ी जाती थी। छोटे मासूम बच्चे को पकड़कर उसे गौर से देखती रहती, उसके छोटे छोटे हाथों को देखती रहती। इन्हीं दिनों उस्मान के ससुराल वालों ने कहा कि उन्हें शादी चाहिए, वो मजीद इंतजार नहीं कर सकेंगे। शादी सिर्फ उस्मान की होनी थी, लेकिन आरहान के वालिद को जब पता चला कि रेहाना के वालिद फैसल साहब दुबई से आए हैं, तो वो उनसे मिलने के लिए अक्सर फैसल साहब के घर जाते थे। जब भी वो दुबई से वापस आते थे, इस बार उन्होंने फैसल साहब को कुछ परेशान देखा तो पूछने लगे। वो कहने लगे, बस अब बूढ़ा हो गया हूँ, अकेले कोई काम नहीं होता, अक्सर थक कर आता हूँ तो खाना भी खुद बनाना पड़ता है। सोच रहा हूँ बीवी को साथ ले जाऊं, लेकिन मसला बेटी का है और जिस कंपनी में काम करता हूँ वहां बीवी को तो लाने की इजाजत है, लेकिन बच्चों को नहीं, वरना मैं रेहाना को भी ले जाता। बस इसी परेशानी में मुब्तला हूँ। वो कहने लगे, तो तुम ऐसा करो, रेहाना का निकाह मेरे बेटे आरहान से कर दो। ये सुनकर फैसल साहब कहने लगे, अभी वो छोटी है, बस 15 साल की तो है और इकलौती भी है, उसमें बचपना बहुत ज्यादा है। शादी की जिम्मेदारी मुझे नहीं लगता कि वो निभा पाएगी।
वो कहने लगे कि तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारी बेटी को मैं अपनी सर आंखों पर बिठाकर रखूंगा, इसे मां बाप की कमी महसूस नहीं होगी। निकाह तो मैं इसीलिए करना चाहता हूँ ताकि लोगों के मुंह बंद हो सके, कोई भी तुम्हारी बेटी की तरफ उंगली ना उठा सके। बाकी आरहान को मैं समझा दूंगा, वो रिहाना को बिल्कुल भी परेशान नहीं करेगा। इस वक्त आरहान की उम्र 30 साल थी, शादी की ख्वाहिश भी उसे थी। फिर जब उसके वालिद ने उसे रिहाना की तस्वीर दिखाई तो वो दिखने में कहीं से भी 15 साल की नहीं लग रही थी। वो एक शादी की तकरीब में खींची हुई तस्वीर थी जिसमें उसके बाल खुले हुए थे, फैंसी सूट पहन रखा था, हल्का फुल्का मेकअप भी कर रखा था। अपनी उम्र से 2-3 साल बड़ी ही लग रही थी, इसीलिए सीधा आरहान के दिल पर जाकर लगी थी। उसने कहा, ठीक है, मुझे कोई ऐतराज नहीं। आरहान को पता था कि रिहाना के वालिदैन दुबई जाने वाले हैं, इसीलिए निकाह जल्दी होना है। उस्मान के साथ उसकी भी शादी की तारीख उस दिन तय हो चुकी थी। बड़ी ख्वाहिश थी आरहान की कि एक मुलाकात रिहाना से हो जाए, लेकिन मुमकिन नहीं था। एक बार उसने अपनी वालदा से कहा भी कि मैंने लड़की को बारात देखना है, कुछ बातें करनी है, लेकिन उसकी वालदा ने साफ मना कर दिया कि नहीं, पहली मुलाकात शादी पे ही कर लेना, बीच में बस 1 महीना ही तो है। और कितना बुरा लगेगा कि हम ये कहेंगे कि भाई हमारे बेटे को चैन नहीं आ रहा, अपनी मंगेतर से मिलना चाहता है आरहान की। वालदा ने उसे शर्मिंदा किया था, लेकिन वो नहीं जानता था कि उसकी बीवी इतनी लाउबाली और नासमझ होगी, नासामे होगी। शादी पर पहले तो वो रुखसती पर बहुत रोई थी। फिर शादी की रात जब आरहान कमरे में आया तो दिल में जज्बात का समंदर ठाठे मार रहा था और उसकी बीवी बेचैनी से कमरे में टहल रही थी। उसे तो लगा था वो बेड पर बैठी उसकी मुंतजिर हो गई। जैसे ही आरहान कमरे में आया, उसे बेचैनी से टहलता देखकर कुछ हैरान हुआ। कभी वो बेड के नीचे से कुछ ढूंढ रही थी तो कभी अलमारी खोलकर कुछ देख रही थी। आरहान ने कमरा बंद किया और उसे कहने लगा, ये आप क्या ढूंढ रही हैं? वो कहने लगी, वो मेरा रैबिट, अम्मा ने कहा था मेरा रैबिट मेरे ससुराल में मेरे कमरे में होगा, लेकिन यहाँ तो कहीं नजर नहीं आ रहा, कहाँ है वो? ये सुनकर आरहान ने उसे हैरत से देखा था। वो लड़की यूं बेचैन थी कि अगर उसे उसका रैबिट नहीं मिला तो पता नहीं क्या हो जाएगा। आरहान कहने लगा, आज की रात तुमने रैबिट का क्या करना है? वो अपना सर खुजाते हुए कहने लगी, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं रैबिट के बगैर नहीं सोती और मुझे ये कपड़े भी उतारने हैं, मुझे बहुत चुभ रहे हैं। आरहान कहने लगा, देखो अभी तो मैंने तुम्हें जी भर कर देखा भी नहीं, तुमसे बातें भी नहीं की। वो कहने लगी, कौन सी बातें करनी है? देखो मुझे नींद आ रही हो तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मुझे भी बहुत सख्त नींद आ रही है, मैंने सोना है, मुझे मेरा रैबिट लाकर दो ना। उसकी आंखों से भी लग रहा था कि उसे नींद आ रही है। आरहान को उसकी हरकतें कुछ अजीब सी लगी थीं। और शादी के बाद लड़कियां कुछ शर्माती हैं, झिझकती हैं, नर्वस होती हैं, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। ना ही शादी की रात के हवाले से उसके चेहरे पर कोई रंग था, ना शर्म थी। आरहान फौरन से अपने कमरे से बाहर आया। उसके वालिदैन अभी लाउंज में ही बैठे थे। फैसल साहब ने उन्हें काफी सारा खाना भी साथ ही भेज दिया था। वो वहीं फ्रीज में रखवा रहे थे जब वो अपनी वालदा को कहने लगा, ये क्या लड़की है? अम्मी? आरहान की वालदा कहने लगी, क्यों, क्या हो गया? कहने लगा, अजीब सी बातें कर रही है, सोना है, मुझे रैबिट चाहिए, रैबिट के बगैर सोऊंगी नहीं, मुझे तो ये कुछ एबनॉर्मल सी लग रही है। आरहान की बात सुनकर उसकी वालदा हंसने लगी, कहने लगी, नहीं ऐसी बात नहीं है लाडली, बहुत है ना अपने माँ बाप की, फिर कोई छोटा बहन भाई नहीं है, इसीलिए खिलौनों से खेलने की आदत है, आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगी, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो तुम, फिर इतनी उम्र की भी नहीं है, तो उससे 15 साल छोटी है। ये सुनकर आरहान के होश उड़े थे। वो कहने लगा, क्या मतलब? वो बेचारा तो अनजाने में ही मारा गया। कहने लगा, आपका मतलब है ये 15 या 16 साल की लड़की है? उसकी वालदा कहने लगी, हाँ बेटा, बस 6 महीने पहले ही इसने मैट्रिक किया है। वो कहने लगा, दिखने में तो नहीं लग रही। उसकी वालदा कहने लगी, लेकिन इतनी ही है, बस बचपना बहुत ज्यादा है, बच्चों के साथ खेलती थी, उठती बैठती थी, इसीलिए थोड़ा सा उसे वक्त दो। आरहान तो वहीं सोफे पर सर पकड़कर बैठ गया। क्या कुछ नहीं सोचा था उसने आज की रात के हवाले से, और लड़की बिल्कुल नादान सी थी,
हर बात से बेखबर आरहान की वालदा उसके बराबर में बैठ गई। कहने लगी, बेटा क्यों परेशान हो? वो कहने लगा, अम्मी आपको मुझे बताना तो चाहिए था, मैं ऐसी लड़की के साथ कैसे गुजारा कर सकता हूँ। आप जानती हैं मुझे मैच्योर किस्म की लड़कियां पसंद है, और ये लड़की तो बिल्कुल लाउबाली सी लग रही है। बहरहाल वो वापस कमरे में आया तो अपना दुपट्टा उतारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो दुपट्टा उसकी चोली के साथ अटैच था। कुछ सर पर बालपिन लगी हुई थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे उतारे आज तक इतना हैवी सूट। उसने पहना ही नहीं था। आरहान ने जब उसे उलझते देखा तो कहने लगा, रुको मैं उतार देता हूँ। उसने दरवाजा बंद किया, कुंडी लगाई, ड्रेसिंग के पास आकर रिहाना का दुपट्टा उतारने लगा। खूबसूरत वो इतनी लग रही थी कि गुस्ताखी करने को दिल मचल रहा था, लेकिन वो आरहान के हर जज्बे से अनजान थी। आरहान ने उसका दुपट्टा उतार कर एक तरफ रख दिया, फिर उसके जेवरात उतारने लगा, लेकिन अब दिल पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। उसे जेवरात से आज़ाद करने के बाद वो उसकी गर्दन पर अपने लब रख चुका था, एक करंट सा जो रिहाना को लगा था बेसख्त। उसने आरहान के सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे को धक्का दिया। इस उफ्ता के लिए आरहान बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो रिहाना को बड़ी हैरत से देखने लगा, कहने लगा, ये क्या बदतमीजी है? वो कहने लगी, बेशर्म कुंडे मवाली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसी गंदी हरकत करने की? रुक जाओ, मैं अभी तुम्हारी अम्मी को शिकायत लगाती हूँ। इससे पहले कि वो कमरे से बाहर जाती, आरहान उसका बाजू पकड़कर उसे अपने मुकाबिल खड़ा कर चुका था। कहने लगा, ऐसी बातें मम्मी को नहीं बताते, इधर बैठो, मैं तुम्हें कुछ समझाता हूँ। आरहान को लगा शायद मियाँ बीवी के रिश्ते की नज़ाकत को समझती नहीं, वो थोड़ा समझाएगा तो समझ जाएगी, लेकिन उसने सबसे पहले अपना बाजू आरहान के हाथ से पीछे किया। कहने लगी, मुझे नींद आ रही है, मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी, मेरा रैबिट लाकर दो अभी। और इसी वक्त आरहान का दिल चाह के उस लड़की का सर पकड़कर अपने सर पर दे मारे। पूरी रात उसने उसकी बर्बाद करके रख दी थी अपनी हमाकतों की वजह से। रात के 1 बजे वो गाड़ी निकालकर बाहर गया। वो कोई गिफ्ट शॉप देख रहा था, जो खुली एक आधी शॉप थी, जो बिल्कुल बंद होने वाली थी। वहीं जाकर उसने एक बड़ा सा रैबिट बियर खरीदा और लाकर रिहाना को दिया। फिर वो बेड पर अपने रैबिट के साथ लिपटकर सो गई और आरहान उसकी शक्ल देखता रह गया। अगले रोज वलीमे वाले दिन भी वो वलीमे के जोड़े में बहुत उलझी उलझी सी थी और आरहान का मूड बेहद खराब था। एक तो खूबसूरत बीवी थी, लेकिन उसके जज्बात का रिहाना को बिल्कुल भी एहसास नहीं था। आते ही कहने लगी, जल्दी से मेरा दुपट्टा उतारो, ये जेवर उतारो, मुझे बहुत उलझन हो रही है। आरहान तो बस उसकी शक्ल देखता रह गया। आज तो वो वैसे भी तब कर उसने इनकार कर दिया। कहने लगा, अपने काम खुद करो तुम। कौन सा मेरे जज्बात का एहसास है? तुम्हें कल की पूरी रात अकेली सोई रही? पता नहीं मैंने क्या क्या सोच रखा था। ऐसा भी नहीं होता, कोई लड़की इतनी भी बेवकूफ नहीं होती जितनी तुम हो। गुस्से से उसने तब कर ये बात कही थी। रिहाना के माथे पर बल पड़े थे। उसने बड़ी मुश्किल से अपना दुपट्टा उतारा, फिर अपने जेवरात उतारने लगी, फिर उन्हें वैसे ही ड्रेसिंग पर फेंक दिया। आरहन कहने लगा, उठाओ इन्हें और तरीके से सब समेट कर दराज के अंदर रखो और इसे लॉक करो। आरहन का सख्त लहजा सुनकर कहने लगी, मैं तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी, देख लेना। ये कहते हुए वो रोने लगी। अम्मी ने कहा था तुम्हारा दूल्हा बहुत अच्छा होगा, तुम्हें डांटेगा नहीं, तुम वहां बहुत खुश रहोगी। तुमने तो मुझे दूसरे ही दिन डांटना शुरू कर दिया। आरहन को अपनी गलती का एहसास हुआ था। उसने गहरी सांस ली और उसके पास आ गया। वो भी क्या करता, अपने जज्बात के हाथों मजबूर था। फिर उसके आंसू साफ किए और कहने लगा, अच्छा नहीं डांटता। डांटता फिर उसके जेवरात खुद ही बॉक्सेस में डालकर उसने लॉकर में रख दिए। तब तक वो अलमारी से अपना आरामदेह लिबास निकालकर वॉशरूम में चली गई। ढीली ढाली शर्ट और ढीला ढाला ट्राउजर पहनकर उसे कुछ सुकून मिला था। अपना हाथ मुंह धोए कमरे से बाहर आते उसने 2 चुटियां बांधी और फिर अपना रैबिट पकड़कर बेड पर लेट गई। आरहन की तो जैसे उसे देखकर नींदें ही उड़ गई थीं। पता नहीं वो क्यों इतने आराम से सो जाती थी। वो रिहाना के पास आ गया और कहने लगा, कुछ देर बातें करें, लेकिन वो जमाई लिए जा रही थी। नहीं, मुझे तो नींद आ रही है, कल कर लेंगे ना बातें। अम्मा, हम मुझे 9 बजे सोने लटा देती थी और अब तो 1 बज रहा है।
वो नींद से बेहाल हो रही थी और उसकी नींद से चूर आंखें आरहान पर चैन चुरा रही थीं। जब उसका बस नहीं चला तो तकिया दुरुस्त करके बेड पर ही लेट गया, लेकिन रिहाना को परवाह तक नहीं थी। रात को जब वो गहरी नींद सो गई तो आरहान ने उसका रैबिट बड़ी आस्तगी से पीछे किया। उसका मनमोहना रूप देखकर दिल में बहुत कुछ हो रहा था। कब तक वो अपने जज्बात पर काबू पाता, इसीलिए उसके तकिए पर सर रखकर उसके साथ लेट गया। उसे अपने हिसार में ले लिया, मगर किसी के हिसार में खुद को कैद महसूस करके रिहाना की आंख खुल गई। तब तक उसमें गर्म सांसें उसे अपने चेहरे पर महसूस होने लगी। फौरन से उसके सीने पर हाथ रखकर उसे पीछे धक्का दिया और कहने लगी, पीछे हटो, यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहने लगा, प्लीज रिहाना, मुझे अपने करीब आने दो, ना रहा नहीं जा रहा। मुझे इतना तो हक हासिल है कि मैं तुमसे तस्कीन हासिल करूं, मुझसे रहा नहीं जा रहा। मेरी भी मजबूरी समझो प्लीज। वो मलतजी हुआ था। अपने सुलगते हुए लब उसने जैसे ही रिहाना के नरमो मुलायम होठों पर रखे तो वो मचल कर रह गई। इससे पहले कि मोहब्बत का पहला लम्हा उसके होठों पर रखता, रिहाना बुरे तरीके से कांप गई। जल्दी से अपने होठों पर हाथ रख लिए। आरहान ने एक ठंडी आह भरी और कहने लगा, हाथ हटाओ, शौहर को इतना भी परेशान नहीं करते। कमोना हाथ हटाओ। लेकिन वो अपने होठों पर मजबूती से हाथ रखे नफी में सर हिलाने लगी। आरहान ने उसके दोनों हाथ अपने एक हाथ से हटाए, उससे पहले कि वो उसके होठों से खुद को सैराब करता। वो आंखें बंद किए जोर जोर से चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ बचाओ। ये सुनकर आरहान यदम पीछे हटा। वो कहने लगी, मुझे कोई बचाओ। उस वक्त अचानक से बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई। आरहान का तो बस नहीं चल रहा था कि इस लड़की के साथ क्या ना कर गुजरे। क्या जवाब देगा वो सबको कि सामने से क्यों पागलों की तरह शोर मचा रही है, वो भी रात के इस पहर उसकी वालदा थी। क्या हुआ, दरवाजा खोलो। रिहाना ने झट से आरहान को खुद से पीछे किया, जल्दी से खड़ी हुई और दरवाजा खोल दिया। आरहान भी इस वक्त तक उछलकर बेड से नीचे उतरकर खड़ा हो चुका था। समझ नहीं पा रहा था कि इस सिचुएशन को संभाले तो संभाले कैसे। तभी रिहाना ने कमरे की लाइट भी जला दी। रोते हुए वो आरहान की वालिदा के गले लग गई, कहने लगी, ये जो मेरा दूल्हा है ना, ये बहुत गंदी हरकतें करता है। ये सुनकर आरहान की वालिदा नजरें चुराकर रह गई और आरहान यूं शर्मिंदा था कि बस नहीं चल रहा था कि कहाँ चला जाए। उसकी वालिदा कहने लगी, बेटा क्या हुआ? कहने लगी, ये मेरे साथ। इससे पहले कि वो सारी पोल पटारी खोलती, आरहान फौरन से अपनी माँ के पास आया और कहने लगा, कुछ नहीं हुआ अम्मी। ऐसा करें, इसे आप अपने कमरे में सुला लें, इसे कुछ अकल दें। मुझे पता होता कि आप लोग मेरे साथ ये सब करने वाले हो तो बाखुदा मैं निकाह से इनकार कर देता। बहुत अहमक किस्म की लड़की है ये कहकर वो अपना तकिया और लिहाफ उठाकर बाहर चला गया और दूसरे कमरे में जाकर लेट गया, अपना दिल जलाने लगा। दूसरी तरफ रिहाना रोए जा रही थी। फरजाना बेगम ने उसे चुप करवाया। वो उसे क्या समझाती, वो कुछ समझना चाह ही नहीं रही थी। उन्होंने बहुत कहा कि वो तुम्हारा शौहर है, अगर तुम्हारे पास आता है बसा है तो कोई बात नहीं, लेकिन वो कहेगी नहीं, वो बहुत गंदा है, आपको नहीं पता उसने मेरे साथ क्या किया है अपने बेटे के बारे में। वो इस किस्म की बातें तो सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं थी। हर रिश्ते का एक लिहाज होता है। वो कहने लगी, अच्छा अच्छा ठीक है, तुम चुप तो हो जाओ, रो क्यों रही हो? कहने लगी। उसने मेरा रैबिट भी पीछे फेंक दिया, फिर अपने रैबिट को पकड़कर साथ लगा लिया। कहने लगी, मैं सो जाऊं? वो कहने लगी। हाँ लेट जाओ। कहने लगी, आपका बेटा तो नहीं आएगा ना कमरे में? मुझे तो उससे डर लगता है। फरजाना बेगम कहने लगी, नहीं आता, मैं उसे मना कर दूंगी, तुम सो जाओ। ये सुनकर वो कुछ मुतमईन हुई और दोबारा बेड पर जाकर बैठकर सो गई। फरजाना बेगम भी अपने कमरे में चली गईं। सब नाश्ते के वक्त बस जब दूसरे कमरे से बाहर आया तो आयशा और उस्मान दोनों ही उसे देख रहे थे। सुबह नाश्ते के वक्त आरहान जब दूसरे कमरे से बाहर आया तो आयशा और उस्मान दोनों ही उसे देख रहे थे। उस्मान ने उसे छेड़ा था कि क्या बात है दूल्हे मियाँ, ये अलग कमरे का क्या सीन है? आरहान पहले ही तपा हुआ था। कहने लगा, बस जब किस्मत खराब होती है ना तो दूसरे कमरों में ही सोना पड़ता है। ये कहते हुए टेबल पर बैठ गया। फरजाना बेगम इस वक्त नाश्ता लगवा चुकी थी। कहने लगी, आरहान चुपचाप नाश्ता करो।
वो चुपचाप बैठ गया पर अपनी माँ को शिकवा नजरों से देख रहा था। कुछ देर में शलवार कमीज में मलबूस रिहाना भी कमरे से बाहर आ गई थी। वो फरजाना बेगम के साथ बैठ गई। आयशा कहने लगी, अरे यहाँ क्यों बैठी हो? अपने मियाँ के साथ बैठो, उसे नाश्ता दो। बेचारा अकेला ही खुद नाश्ता कर रहा है। वो साथ साथ नाश्ता भी कर रही थी और उस्मान को भी करवा रही थी। वो कहने लगी, मुझे नहीं बैठना, इसके पास ये बहुत गंदा है। आरहान की तो ब्रेड हलक में फंसी थी कि कहीं वो रात वाली कोई बात सबके सामने ही ना कह दे, और उसी वक्त आरहान के वालिद भी आकर नाश्ते के लिए बैठ गए। तभी फरजाना बेगम ने रिहाना के कान में सरगोशी की कि बेटा चुपचाप नाश्ता करो, ऐसी बातें किसी से नहीं कहते, और सबके सामने तो बिल्कुल नहीं कहते। खबरदार, जो तुमने किसी से कुछ भी कहा था। रिहाना के माथे पर बल पड़े हुए थे। चुपचाप प्लेट में ऑमलेट डाला और ब्रेड के साथ खाने लगी। रिहाना ने नाश्ता किया और उसके बाद घर के लॉन में आ गई। रंग बिरंगे फूल देखकर उसके चेहरे पर एक मुस्कान छा गई थी। जल्दी से आई गुलाब के, मोतिये के और गेंदे के फूल तोड़कर अपने दुपट्टे में भरने लगी। आरहन जो बाहर आया तो कहने लगा, ये क्या कर रही हो? कहने लगी, इसका गुलदस्ता बनाऊंगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके सफाफ चेहरे पर मासूमियत देखकर फिर से अपना गुस्सा भूल बैठा। कहने लगा, लाओ एक गुलाब, तुम्हारे बालों पर लगा दूं। लेकिन वो पीछे हट गई, कहने लगी, जी नहीं, तुम बहुत गंदे हो, मैं तुम्हें अपने पास भी नहीं आने दूंगी। आरहान कहने लगा, अच्छा, कब तक मुझे अपने पास नहीं आने दोगी? एक ना एक दिन तो मैं तुम्हारे पास जरूर आऊंगा, और जिस दिन आऊंगा ना, उस दिन तुम्हारी जान निकाल दूंगा। मेरे सब्र को मत आजमाओ। ये कहकर वो बाहर जा चुका था। अपने दोस्तों में रिहाना ने सारे फूल इकट्ठे किए और अपने कमरे में रखे गुलदान में डाल दिए। शाम को आरहान जब अपने दोस्तों से मिलकर वापस आया तो देखा रिहाना कमर पर दुपट्टा बांधे मोहल्ले के बच्चों के साथ बैट बॉल खेल रही थी। हालांकि उसके पास सब बंगले बने हुए थे, लेकिन अक्सर शाम को नॉर्मल लड़के लड़कियां बाहर आ जाते। कोई बैडमिंटन खेलता तो कोई बैट बॉल, और वो बच्चों के साथ बच्ची बनी खेल रही थी उसको। इस हौलिये में देखकर आरहान को बहुत अजीब लगा, क्योंकि उसके दोस्त उसे घर तक गाड़ी में छोड़ने आए थे। वो इन्हीं सब बातों में मशरूफ था। जब बॉल उसके दोस्त की गाड़ी के बोनट पर लगी, वो कहने लगा, ये कौन बदतमीज है। लेकिन जैसे ही आरहान की नजर सामने पड़ी तो होश उड़ गए, क्योंकि उसके दोस्त तो उसकी बीवी से ही मिलने के लिए आ रहे थे। क्या हमें भाभी से मिलवाओ? उनके हाथ की चाय पियेंगे। और भाभी साहिबा गली में बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रही थी। आरहान का दोस्त कहने लगा, बड़ी अजीब लड़की है, इतनी बड़ी होकर बच्चों के साथ खेल रही है। आरहान तो गैरत के मारे नजरें ही नहीं उठा पा रहा था। फिर गाड़ी से नीचे उतरकर कहने लगा, अच्छा ठीक है, तुम लोग जाओ। वो कहने लगी, ऐसे कैसे जाएं? तुम तो कह रहे थे कि अपनी बीवी के हाथ की चाय पिलाओगे। हम भाभी के हाथ की चाय पिए, अब बिना थोड़ी जाएंगे। वो कहने लगा, अभी जाओ यहां से, फिर कभी पिला दूंगा, शायद वो मायके गई है। आरहान ने बहाना बनाया, शादी भी अफरा तफरी में हुई थी कि ठीक से अपने दोस्तों को बुला भी नहीं पाया था, और जिस वलीमे में यकीनन वो भी बाप बनने की खुशी को महसूस कर सकता था। उस्मान ने सारे मोहल्ले में मिठाई बंटवाई थी। वो बहुत खुश था, आयशा का बहुत ख्याल रख रहा था, और आयशा भी इतरा रही थी। आरहान ने खुद को मशरूफ कर लिया था। अब वो रिहाना को कुछ भी नहीं कहता था। घर आता, खाना खाता और लैपटॉप लेकर बैठ जाता। लेकिन जब आयशा के यहाँ बेटा हुआ तो रिहाना की खुशी काबिल दीद थी। उसे तो लगा कि जैसे अल्लाह ने उसे खिलौना दे दिया, अब तो उसी के साथ खेलेगी, बातें करेगी। लेकिन जैसे ही आयशा घर आई और रिहाना ने उसके बेटे को गोद में लिया तो कहने लगी, रखो, यहाँ मेरा बच्चा है, इधर दो, मुझे गिरा दोगी। तुम अक्ल तो है नहीं तुम्हें, हर चीज को अपना रैबिट और खिलौना समझ लेती हो। खबरदार, जो मेरे बेटे को हाथ भी लगाया तो बड़े बुरे तरीके से आयशा ने उसे डांटा था। इसीलिए रोते हुए आरहान के पास आई थी। वो लैपटॉप पर मशरूफ था और कहने लगी, मुझे बच्चा चाहिए, मुझे भी मुन्ना चाहिए। ये सुनकर आरहान ने साल भर का किया हुआ सब्र एक तरफ रख दिया। आज तो खुद उसने कहा था, और बच्चे की ख्वाहिश रिहाना को किस कदर थी, इतना अंदाजा उसे 1 साल में हो चुका था।
क्योंकि जहां भी बच्चा देखती थी पागलों की तरह बच्चे को गोद में पकड़ने के लिए लपकती थी। कई बार वो उसे मॉल लेकर जाता और उसे छोटे बच्चे नजर आ जाते तो अपनी शॉपिंग छोड़कर बच्ची की माँ के पास चली जाती कि ये कितना क्यूट है, मैं इसे 2 मिनट पकड़ लूं। अरहान कहता, तुम्हें हो क्या जाता है? बच्चों को देखकर कहती, ये आपको नहीं पता, मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। बहरहाल आज तो जैसे अरहान ने उसकी एक भी नहीं सुनी थी। उसके नाजुक होठों को अपनी दस्तरस में लेकर उसकी चीखों का गला घोंट दिया था। पूरी रात अपनी मनमानियां करता रहा। वो रोती, आंसू बहाती, तो कहता, मुन्ना चाहिए ना तुम्हें? मरना ही तो तुम्हें मुन्ना ही तो दे रहा। फिर तुम छोटे छोटे बच्चों की बातें करना। तुम्हारा मुन्ना बहुत प्यारा होगा, बिल्कुल मेरी तरह आंखें तुम्हारी तरह नन्हे, मुन्ने से हाथ, छोटी छोटी आंखें, मासूम सा वजूद। ये सुनकर रिहाना को अपनी आंखों के सामने एक बच्चे का तस्वुर आने लगता। लेकिन जब अरहान की शिद्दतें सहनी पड़ती तो तड़प कर रह जाती। कभी उसे पीछे करने की कोशिश करती तो वो उसका हाथ पीछे कर देता। कभी उसके आंसू अपने लबों से साफ कर देता तो कभी उसका एहतजाज अपने होठों से बंद कर देता। आज वो 1 साल बाद बड़ी पुरस्कून नींद सो रहा था, लेकिन रिहाना बेहद परेशान थी। पहली बार ऐसे रिश्ते से मुतारिफ हुई थी, पहली बार तकलीफ को सहा था। बच्चे की ख्वाहिश ना होती तो शायद आज उसे करीब ना आने देती, लेकिन ये नहीं पता था कि मुन्ने को पाने के लिए इतनी ज्यादा तकलीफ सहनी पड़ती है। उसे तो ये तकलीफ भी बहुत लग रही थी। बाकी आने वाली तकलीफों से तो वो बिल्कुल बेखबर थी। नींद से बेहाल हो चुकी थी, इसीलिए करवट बदलकर सो गई। सुबह सबसे पहले अरहान की आंख खुली। अपने पहलू में रिहाना को देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान सजी थी, लेकिन उसका कुमलाया हुआ चेहरा देखकर पूरी रात याद आई थी। नए सिरे से उस पर फिर से प्यार आया था। उसका बिखरा बिखरा वजूद भी बहुत अच्छा लग रहा था। उसके माथे पर बोसा दिया तो वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। अरहान को अपने करीब देखकर फौरन से पीछे हटी। एक खौफ था जो उसके चेहरे पर छाया था। अरहान ने कहा, क्या हुआ? वो रूठे लहजे में कहने लगी, हाथ मत लगाना। मैंने कहा, देखो, जो कुछ हमारे बीच हुआ है ना, सब मियाँ बीवी के बीच में होता है। मैंने कुछ अनोखा तो तुम्हारे साथ नहीं किया, और खबरदार जो तुमने अम्मी या आयशा भाभी से या किसी और से भी इस बात का जिक्र किया, ये बुरी बात होती है। ऐसी बातें किसी से नहीं करते। वो बड़ी हैरत से अरहान को देख रही थी। कहने लगी, सब ऐसे ही करते हैं क्या? सब लोग अपनी बीवी पर ऐसे ही जुल्म करते हैं? क्या उस्मान भाई ने भी आयशा भाभी के साथ ऐसा ही सब कुछ किया था? उन्हें भी इतना ही दर्द हुआ होगा ना? कितने बुरे हैं ना आप भी, और आपके भाई भी। रिहाना की बेवकूफाना बातें सुनकर वो बस मुस्कुरा ही सकता था। कहने लगा, सब ऐसा करते हैं, और इसके बाद मुन्ना आता है। समझी, रिहाना के दिल में खौफ सा बैठ चुका था। अरहान उठकर बैठ गया था। अपने ऑफिस के कपड़े भी उसने खुद निकाले, लेकिन रिहाना की कमर में वाकई बहुत दर्द था। जब वो नहाकर तैयार हुआ तो रिहाना का गुस्ल का सारा तरीका समझाकर कमरे से बाहर निकला। सब कुछ उसके लिए बिल्कुल अलग सा था। उठकर उसने गुस्ल किया, कपड़े तब्दील किए, फिर कमरे से बाहर आई तो फरजाना बेगम मुलाजमा से नाश्ते का कह रही थी। रिहाना से कहने लगी, बेटा तुम नाश्ता करो। रिहाना ने नाश्ता किया। आयशा अपने बेटे को पकड़े उससे बातें कर रही थी। वो बड़ी खामोशी से आयशा के पास आकर बैठ गई। आयशा के माथे पर बल पड़े। कहने लगी, भाभी मैं इसे नहीं गिराऊंगी, मैं बैठे बैठे इसे 2 मिनट पकड़ लूं। मुझे पता है आपने बड़ी तकलीफें बर्दाश्त करके मुन्ना लिया है। आप डरती हैं ना कि अगर मैं इसे लेकर खड़ी हो जाऊंगी तो ये गिर जाएगा? आयशा कहने लगी, हाँ, क्योंकि तुम बहुत लापरवाह हो। तुम्हें नहीं पता, औलाद बहुत कीमती चीज है, और औरत कितनी तकलीफें झेलकर इसे लेती है ये वही जानती है। वो कहने लगी, मैं भी जान गई हूं, लाए इसे मुझे देना। मैं इसे बहुत आराम से पकड़ूंगी और सोफे से उठूंगी भी नहीं। आयशा ने बड़ी एहतियात से अपना बेटा उसकी गोद में डाला था। उसके हाथ, उसकी आंखें, उसकी मासूम हरकतें देखकर रिहाना अपनी तकलीफ जैसे भूल ही गई थी। उसका हाथ चूमने लगी। कहने लगी, कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल टिश्यू पेपर की तरह। आयशा कहने लगी, हाँ, बच्चे ऐसे ही होते हैं। नासुक से कहने लगी। रात को उसके रोने की आवाज आ रही थी। आयशा कहने लगी,
हाँ, पूरी रात सोने नहीं देता, जागता रहता है, वो कहने लगी। फिर तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा ना भाभी? आप पूरी रात इसको लेकर बैठी रहती होंगी, देखती रहती होंगी। आयशा कहने लगी, मेरी तो आंखें नींद से बंद हो जाती हैं। मैं तो उस्मान को पकड़ा देती हूँ कि संभालो अपना बच्चा, मुझे सोने दो। आयशा का लहजा काफी हद तक ठीक हो चुका था। कुछ देर बाद ही रिहाना ने आयशा को उसका बेटा वापस पकड़ा दिया। रात को आरहान जब घर आए तो कहने लगा, तुम इस सादे से होलिये में क्या कर रही हो, जाओ तैयार होकर आओ। ये सुनकर रिहाना का दिल किसी ने मुट्ठी में मसला था। कहने लगी, नहीं प्लीज, आज नहीं, उसे इस कदर खौफजदा देखकर। आरहान कहने लगा, मैं आज तुम्हें बाहर लेकर जाना चाहता हूँ, खाना होटल में खाएंगे, चलो तैयार हो जाओ। वो रिहाना का खौफ दूर करना चाहता था। रिहाना तैयार हो गई, उसे एक अच्छे और महंगे रेस्टोरेंट में लेके गया था। मेन्यू कार्ड भी उसी को थमाया, कहने लगा, तुम ऑर्डर करो। खाना रिहाना की मर्जी का ही उसने मंगवाया था। फिर उसे एक गोल्ड की शॉप पर ले गया। कहने लगा, मेरे लिए कुछ भी पसंद कर लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। उसका लहजा मोहब्बत से डूबा हुआ था। कहने लगी, मुझे बस मुन्ना चाहिए। आरहान ने अपनी पसंद से ब्रेसलेट खरीदी और रिहाना को पहना दी। कहने लगा, अल्लाह ताला वो भी जरूर दे देगा। उस रात आरहान ने रिहाना को कुछ नहीं कहा, उसके करीब भी नहीं आया, मगर आहिस्ता आहिस्ता अब उसे अपने करीब रखने लगा था। जब भी कमरे में आता उसे अपने साथ लगा लेता। लैपटॉप पर काम करता तो उसे अपने साथ सोफे पर बिठा लेता। अपना बाजू फैलाकर उसे अपने करीब कर लेता। उसका सर पकड़कर अपने कांधे पर रख लेता। आहिस्ता आहिस्ता उसके लम्स से मुतारिफ हो रही थी, लेकिन जब भी वो उसके करीब आता तो वो घबराने लगती। एक महीना गुजरने के बाद रमजान में रिहाना की तबीयत खराब हुई थी, बहुत उल्टी हो रही थी। फरजाना बेगम उसे हॉस्पिटल लेकर गई तो डॉक्टर ने जब ये खबर सुनाई कि वो प्रेग्नेंट है तो रिहाना बेहद खुश हुई थी। फरजाना बेगम ने भी उसका भी वैसे ही ख्याल रखा जैसे आयशा का रखा था, लेकिन वो इस बात से अनजान थी। हर चंद रोज बाद आरहान से कहती, हमारा मुन्ना दुनिया में कब आएगा? वो कहता कि बेबी इतनी जल्दी नहीं आता, इससे टाइम लगता है। कहने लगी, मुझसे अब और इंतजार नहीं हो रहा, बताओ तो मेरे जैसा होगा कि आपके जैसा होगा? आरहान कहने लगा, तुम्हारे जैसा होगा, बहुत मासूम और बेवकूफ। वो कहने लगी, मैं बेवकूफ नहीं हूं। आरहान हंसने लगता, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरने लगा उसका जिस्म कुछ जाहिर होने लगा। उसे अपना आप अजीब लगने लगा था। आरहान ने उसे एक बड़ी सी चादर लाकर दी थी। कहने लगा, अपने आप को उसमें छुपा लिया करो। अब तो उसके पांव में सूजन आने लगी थी। रात को टांगों में बहुत दर्द होता तो रोने लगती। आरहान उठकर बैठ जाता। कहता, ता क्या हुआ है तुम्हें? कहने लगी, पांव में बहुत दर्द है, बर्दाश्त नहीं हो रहा। आरहान उठकर उसके पांव दबाने लगता। आंखें नींद से चूर होती थीं, लेकिन उसके पांव दबाता रहता। कहता, तुम सो जाओ। आहिस्ता आहिस्ता रिहाना के दिल में भी आरहान की मोहब्बत जागने लगी थी। उसका बहुत ख्याल रखता था, अपनी नींद की परवाह नहीं करता था। जिंदगी सिर्फ उसकी नहीं बदली थी, आरहान की भी बदल गई थी। अब उनके कमरे में छोटे छोटे बच्चों की तस्वीरें लगने लगीं। जब 7वां महीना शुरू हुआ तब आरहान ने उसे बच्चे की सारी शॉपिंग करवाई थी। वो जिन कपड़ों पे हाथ रखती वो खरीद कर ले देता, खिलौनों पर हाथ रखती वो खिलौने ले देता। लेकिन 9 माह गुजरने के बाद रिहाना की पूरी हयात बदल चुकी थी। अपना आप उसे बहुत अजीब लगता था, करवट लेना तक मुहाल था। अब पता चल रहा था कि बच्चा क्या होता है। हॉस्पिटल जाकर ही बच्चा नहीं मिल जाया करता। औलाद की नेमत क्या होती है शायद औरत को तब पता चलता है जब वो इन मराहिल से गुजरती है। बच्चा पैदा होने से पहले ही माँ को अपने बच्चे से मोहब्बत हो जाती है, क्योंकि वो उसकी हर हरकत को अपने वजूद में महसूस करती है। और इन सब मराहिल से रिहाना गुजर रही थी। औलाद पैदा होने से पहले ही औरत की कुर्बानियां शुरू हो जाती हैं। खाना वो पड़ता है जो बच्चे की ख्वाहिश होती है, जो अंदर से उसकी तलब होती है। नींद से चूर भी हो तो बच्चे की हरकत पर उठना पड़ता है। 9 माह बाद जब जिचकी का दर्द उठा तो रिहाना को लगा कि बस अब वो मर जाएगी। जान तो आरहान की भी निकली थी। उसके दिल खराब चीखें सुनकर वो बुरी तरह से घबरा गया था। जल्दी से अपनी वालदा को कमरे में लेकर आया। फरजाना बेगम और आयशा उसे सहारा देकर गाड़ी तक लेकर गईं और फरजाना बेगम पिछली सीट पर बैठ गईं।
ड्राइविंग के दौरान बार बार आरहान उसका हाथ पकड़ रहा था। कुछ नहीं होगा, तुम्हें ठीक हो जाएगा, सब कुछ कहने लगी। नहीं, मैं मर जाऊंगी, आपको नहीं पता मुझे कितना दर्द है, मुझे लग रहा है आज मैं मर जाऊंगी। फरजाना बेगम के हाथ में तस्बीह थी, दर्द शरीफ पढ़ रही थी। कहने लगी, बेटा कुछ नहीं होगा तुम्हें। बहरहाल बार बार वो उसी का हाथ पकड़कर जोर से दबा देती, अपने दर्द की शिद्दत को सहने के लिए उसके हाथ का सहारा लेती, और वो चुपचाप एक हाथ से गाड़ी चला रहा था, दूसरा हाथ रिहाना के हाथ में था। हॉस्पिटल पहुंचा, जल्दी से उसे व्हील चेयर पर बिठाकर लेबर रूम की तरफ छोड़कर आया, और फिर दिल में अजीब से वसवसे उठने लगे, दुआएं मांग रहा था अपने बच्चे की सलामती के लिए, रिहाना के लिए। लेकिन जब डॉक्टर बाहर आए तो डॉक्टर के चेहरे को अफसरदा देखकर आरहान की जान निकली थी। फौरन उसके पास आया और कहने लगा, मेरी बीवी बच्चा तो ठीक है। वो कहने लगे, आपका बेटा हुआ है और बिल्कुल ठीक है। लेकिन रिहाना ये सुनकर उसकी जान निकली थी। कहने लगा, क्या हुआ मेरी बीवी को? वो कहने लगा, पता नहीं ऑपरेशन के टाइम बेहोश हो गई क्या था, लेकिन अभी तक होश नहीं आ रहा। हालांकि आमतौर पर खवातीन होश में आ जाती हैं। फिर एक नर्स छोटा सा बच्चा लेकर आई और आरहान की गोद में डाल दिया। उसके आंसू बहने लगे। कितना शौक था रिहाना को बच्चे का, और अब होश में नहीं आई थी। वो बेहद परेशान था। बच्चे को प्यार करके फरजाना की गोद में डाल दिया था। उसके आंसू बहने लगे थे। कितना शौक था। वो बेहद परेशान था, बच्चे को प्यार किया, फरजाना की गोद में डाल दिए। कहने लगा, प्लीज आप कुछ भी करके इसे होश में लाए। वो कहने लगे, हमने अपनी सारी कोशिशें कर ली हैं, हमें तो ये डर है कि कहीं वो कोमा में ना चली जाए। पूरी रात बीत चुकी थी, सुबह हो चुकी थी। बच्चे को फीडेड फरजाना बेगम ने ही पिलाया था। उस्मान और आयशा भी आ चुके थे, और आरहान के वालिद भी। सबको रिहाना की फिक्र थी। जैसे होश ही नहीं आ रहा था। इसे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया। डॉक्टर ने कहा कि हमें लगता है कि ये कोमा में जा चुकी है। हम नहीं जानते कि इन्हें होश कब आएगा। ये सुनकर तो आरहान का जैसे हौसला पस्त हुआ था। वो रोने लगा। रिहाना का हाथ अपने दोनों हाथों में लिया। कहने लगा, रिहाना प्लीज आंखें खोलो, देखो अल्लाह ने कितना प्यारा सा मुन्ना दिया है, तुम्हें बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। उठो ना यार, ऐसा तो नहीं करते ना प्लीज। रिहाना आंखें खोलना, देखो ना तुम्हारा बेटा तुम्हें देखने के लिए कितना मचल रहा। आरहान की आंखों से आंसू बह रहे थे। सबकी आंखों से आंसू ही बह रहे थे कि बच्चा वाकई रो रहा था। फरजाना की गोद में भी चुप नहीं हो रहा था, लेकिन वो तो ऐसी नींद सोई के उठ ही नहीं रही थी, बस सांसें चल रही थीं। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने लगा। आरहान के वालिदैन और आयशा उस्मान सब घर जा चुके थे। ये बच्चा भी फरजाना बेगम लेकर चली गई थी, लेकिन आरहान सहज था। एक हफ्ते में हालत बिगड़कर रह गई थी। शेव बढ़ गई थी, रो रो कर आंखें सूज गई थीं। बार बार उसके पास बैठता था, उसे उठाने की कोशिश करता था। उसे नहीं पता था कि कल तक उसे बुरी लगने वाली लड़की आज उसके लिए जिंदगी कीमती चीज बन चुकी है। उसके बगैर एक लम्हा अच्छा नहीं लग रहा था, या कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। यहाँ तक कि अपना बच्चा भी अब उसे अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन जब एक महीना ऐसे ही गुजर गया तो डॉक्टर भी मायूस हो चुकी थी। कहने लगी, हमें नहीं लगता कि इसे होश आएगा। अगर आप इजाजत दें तो हम इसे जहर का इंजेक्शन दे देते हैं, क्योंकि आप अपनी बीवी को तकलीफ में रखना चाहते हैं। क्यों? वो कहने लगा, नहीं, ये खुद से सांस ले रही है, इसका मतलब जिंदा है। मैं अपनी बीवी के लिए इतना बड़ा फैसला नहीं करूंगा। मैं आपको बिल भर रहा हूं ना, अपना सब कुछ उस पर लगा दूंगा। मुझे यकीन है मेरा अल्लाह मुझसे इतनी बड़ी आजमाइश नहीं लेकर इससे होश आ जाएगा। बच्चा फरजाना बेगम का आदी हो चुका था। दादी की गोद में ही माँ की ममता को तलाश कर रहा था। महीना, 2 महीने, फिर 3 महीने गुजर गए, लेकिन रिहाना को होश नहीं आया। कभी कभी तो आरहान अपने साथ ही अपने बेटे हारून को भी ले आता। उसे कहता, ये तुम्हारी मम्मा है, इससे मम्मा कहो। इसे एक ही उम्मीद थी कि जब बच्चा रिहाना को मम्मा कहेगा तो वो जरूर जाग जाएगी। आरहान से उससे मोहब्बत हो या ना हो, बच्चे से शदीद तरीन थी। प्रेगनेंसी में भी वो यही कहती थी, आरहान की मुझे मम्मा तो कहेगा ना, जब ये दुनिया में आएगा तो सबसे पहले मेरा नाम लेगा ना। पता नहीं दिखने में कैसा होगा, इसकी आंखें कैसी होंगी, इसका नाक कैसा होगा। और आज अभी तक उसकी आंखों को इजाजत नहीं थी कि अपने बच्चे को देख सके। आरहान बच्चा रिहाना के पास लिटा देता,
वो अपनी माँ की कमीज को खींचता था, फिर रोता था। पहली बार ऐसा हुआ कि उसके रोने की आवाज सुनकर रिहाना की हार्ट बीट तेज हुई थी। मशीन में उसकी हार्ट बीट तेजी से चलने लगी थी और ये देखकर जैसे आरहान के अंदर उम्मीद जागी थी। उसने बच्चे को मजीद रुलाया। वो बार बार रिहाना की कमीज को खींच रहा था, रो रहा था और रोते रोते कभी अम्मा अम्मा कह रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे रिहाना की आंखों की पुतलियां हिली हों। उसने जल्दी से नर्स को बुलाया, डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर रिहाना के जिस्म में हल्की सी जुम्बिश देखकर कुछ बोर उम्मीद हुआ था। वो कहने लगा, आपका बच्चा अपनी माँ को होश में ला सकता है, इसे रोज लाएं, इसकी माँ के पास लिटाएं, अपने बच्चे के लम्स को ये महसूस करेगी, इसके रोने की आवाज सुनेगी तो यकीनन जाग जाएगी। और फिर ऐसा ही हुआ था। आरहान रोज हारून को लेकर आता और उसे भूखा लेकर आता। भूख के मारे वो रोने लगता तो उसे रिहाना के साथ लिटा देता। जब वो रोता अम्मा माँ कहता तो रिहाना के मुर्दा वजूद में जैसे जान सी आने लगती। एक बार तो इतना रोया कि एकदम से रिहाना उठकर बैठी थी। ये देखकर डॉक्टर भी हैरान हुए थे और आरहान भी एकदम ही उसने अपने रोते बच्चे को गोद में लेकर सीने से लगाया था। डॉक्टर तो ये देखकर हैरान रह गए थे। खुदा की कुदरत थी, वरना कोमा के पेशेंट कई साल तक कोमा में ही रहते और लोग तो उम्मीद ही छोड़ देते। लेकिन शायद ये रिहाना की मोहब्बत थी अपने बच्चे के लिए कि वो होश में आ चुकी थी। उसे सीने से लगाए वो रो रही थी। उसे तो यही लगा कि शायद अभी ऑपरेशन हुआ है और कुछ घंटों बाद ही उसे होश आ गया। लेकिन जब उसे पता चला कि पिछले 4 माह से वो बेहोश है तो उसे यकीन ही नहीं आ रहा था। अपने बच्चे को सीने से लगाए वो रो रही थी, चूम रही थी। आरहान उसको देख रहा था। तो कुछ दिनों में वो ठीक होकर घर आ गई थी। आरहान उसका और भी ज्यादा ख्याल रखता था, उसे अपने साथ लगाकर सोता था। एक अजीब सा वहम सा हो गया था उसे कि कहीं रिहाना उसे छोड़कर ना चली जाए। बेटा जब 3 साल का हो गया तब रिहाना ने ही कहा था, आपको नहीं लगता कि हारून का कोई और भी बहन भाई होना चाहिए? आरहान कहने लगा, नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता। वो हैरान हुई, कहने लगी, वो क्यों? कहने लगा, बहुत बुरा तजुर्बा गुजरा है। मेरा कसम से मुझे लगता था मेरी भी जान निकल जाएगी। ये कहकर रिहाना को अपने सीने से लगाकर भीग चुका था। कहने लगा, तुम्हें नहीं खोना चाहता, बस एक